कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गो टू सक्सेस। आज हम करने जा रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने सारा समझा था इसका मीनिंग क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग का मीनिंग क्या है, सेक्शन 3 एंड 4 के बाद पढ़ा था। आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन 2 ऑफ PMLE एक्ट 2000, जिसके अंदर क्या इसकी डेफिनेशंस को रखा गया है। सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन दैट इज पर्सन। अब देखिए पर्सन की डेफिनेशन कई एक्ट्स में दी गई है, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 हो गया, और सब जगह इसकी डेफिनेशन सेम है। जो पर्सन की डेफिनेशन है वो रखी गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1S में, यानी 21S में। इसमें क्या है, पर्सन में 7 एंटिटीज को रखा गया है, 7 एंटिटीज को रखा गया है। कौन कौन सी हैं? इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, फर्म में LPP भी इंक्लूड है, AOP, DOI यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन यानी कि AGP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एनी एजेंसी, ऑफिस और ब्रांच owned or controlled by above। तो इन 7 एंटिटीज को रखा गया है, पर्सन के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट है सेकंड डेफिनेशन दैट इज इंटरमीडियरीज। अब इंटरमीडियरीज कौन सी होती हैं? जो मिडिल मैन होते हैं। अब देखिए जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम है, यानी कि जो ब्लैक मनी है व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाती है, ये एक पर्सन काम नहीं कर सकता, ये काम दिया होता है, यानी कि एक पर्सन करता है, फिर एक वो दूसरे को की हेल्प लेता है, फिर वो आगे नेक्स्ट की हेल्प लेता है। इसमें बहुत सारे क्या है लोग जुड़ जाते हैं। तो इसको रखा गया है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 में। अब इंटरमीडिएट्स में कौन कौन हो सकता है? स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर, ट्रस्टी, रजिस्ट्रार, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ये सब कौन है? इंटरमीडिएट्स हैं, जो क्या है किसी पर्सन या फिर हम कह सकते हैं कि कोई गैंगस्टर हो सकता है, मनी लॉन्ड्रर हो सकता है, टेररिस्ट हो सकता है। ये क्या है, उनकी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, थर्ड डेफिनेशन है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी देखिए PML एक्ट 2002 क्या कहता है? मीन्स एनी प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, यानी कि जिस तरह से हम किसी प्रॉपर्टी को और एसेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसका वर्णन कर सकते हैं, वो हर डिस्क्रिप्शन क्या है प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में इंक्लूड है। जैसे कि वो मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है, कॉर्पोरियल भी हो सकती है और इनकॉर्पोरियल भी हो सकती है। इसका मतलब कोई सॉफ्टवेयर जिसका लीगल एग्जिस्टेंस हो। डीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स एविडेंसिंग टाइटल इन सच प्रॉपर्टी और एसेट वेयर एवर लोकेटेड। ये तो हमने पढ़ लिया, मूवेबल, टेंजिबल, कॉर्पोरियल। अब देखिए ऐसे डीड्स जो समझौते या फिर इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि एफिडेविट वगैरह हो गया, ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी की ओनरशिप को। कोई एसेट है, उसका ओनर कौन है, उसकी ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक्चुअल में कोई प्रॉपर्टी एसेट नहीं होती, लेकिन किसी प्रॉपर्टी जो कहीं ना कहीं लोकेटेड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो क्या है, वही प्रॉपर्टी है। हाँ जी, वो भी क्या है, प्रॉपर्टी है, हम उसको भी क्या करते हैं, प्रॉपर्टी में इंक्लूड करते हैं। तो ये सारी डेफिनेशंस क्या है, प्रॉपर्टी की है। नेक्स्ट है फोर्थ, रिकॉर्ड्स। अब देखिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकिंग कंपनीज हैं, इनको रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं, ताकि इनको पता चल सके कि हम किसके साथ डील कर रहे हैं, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं, हमें पूरे रिकॉर्ड बनाकर रखने हैं। अब उस रिकॉर्ड्स में क्या क्या आता है? रिकॉर्ड्स इट इंक्लूड्स द रिकॉर्ड्स मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ बुक्स की फॉर्म में हो सकता है, या फिर कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में, या फिर अनदर फॉर्म किसी फॉर्म में हो सकता है, फ्लॉपी डिस्क वगैरह हो सकती है, पेन ड्राइव भी हो सकती है। किसी भी फॉर्म में क्लाइंट्स की आइडेंटिटी, उसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके रखना ही क्या कहलाता है, रिकॉर्ड कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं वैल्यू। वैल्यू देखिए किसी भी प्रॉपर्टी है या कोई एसेट है, उसकी वैल्यू क्या होगी?
तो उसकी वैल्यू को देखिए हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू, यहाँ पे हम रखेंगे फेयर मार्केट वैल्यू। एक तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन यानी कि जिस डेट को हमने एक्वायर किया था। अगर मान लीजिए हमारे पास वो डेट नहीं है जिस डेट को वो प्रॉपर्टी हमने एक्वायर की थी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, FMV यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास एक्विजिशन डेट नहीं है तो जिस डेट को प्रॉपर्टी हमारे एक्विजिशन हमारे पोजीशन में आई थी, हमारे अधिकार में आई थी, तो उस डेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसी को क्या किया जाएगा, उस प्रॉपर्टी और एसेट की वैल्यू कंसीडर किया जाएगा। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, देखिए क्राइम की अंदर कौन सी प्रोसेस आती है। इट मीन्स एनी प्रॉपर्टी derived or obtained directly or indirectly by any person as a result of criminal activity relating to a scheduled offense। यानी क्राइम क्या है, कोई प्रॉपर्टी को ऑब्टेन कर लेना, ड्राइव कर लेना, चाहे डायरेक्टली वे से या फिर इनडायरेक्टली वे से कोई पर्सन कर रहा है किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के दौरान, जैसे गैंगस्टर हो गए और रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंस, तो वो सारा उसको हम कहेंगे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब शेड्यूल ऑफेंस क्या है, PMLA एक्ट 2002 के शेड्यूल में 3 पार्ट्स दिए गए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। उसमें बताया गया है कि कौन कौन सा ऑफेंस क्या है, शेड्यूल्ड है। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं शेड्यूल्ड ऑफेंस। शेड्यूल ऑफेंस के अंदर हम क्या लिखेंगे, द ऑफेंस स्पेसिफाइड in the schedule part A, same part B and part C। अब देखिए किया क्या है कि शेड्यूल ऑफेंस क्या है कि ऑफेंसेस को शेड्यूल्ड किया गया है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। अब पार्ट ए में, शेड्यूल के पार्ट ए में कौन कौन से ऑफेंसेस आते हैं, इसमें आते हैं नार्कोटिक ड्रग्स, यानी कि जो ड्रग्स में सप्लाई करते हैं, ड्रग्स को सप्लाई करते हैं और बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी इकट्ठी कर लेते हैं। और पार्ट बी में आता है रैंसम और वाइल्ड लाइफ, और इसमें आता है रैंसम, वाइल्ड लाइफ, वेपन, ये सारे क्या आता है पार्ट बी में। अब देखिए पार्ट ए और पार्ट बी, मर्डर। पार्ट ए और पार्ट बी में अगर किसी पर्सन ने ऑफेंस किया है और ब्लैक मनी इकट्ठी की है, अगर उसकी टोटल वैल्यू 30 लाख है, जब 30 लाख से ज़्यादा है तो उनको शेड्यूल के पार्ट ए और बी के अंदर रखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन अगर वो अमाउंट क्या है 30 लाख से कम है तो उनको क्या है पार्ट सी में रखा जाएगा। तो पार्ट सी के अंदर जिस तरह से उनसे ट्रीट करना है उनसे ट्रीट किया जाएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सेक्शन 2(1)L में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या क्या आता है, इट मीन्स ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज डिफाइंड इन क्लोज सी ऑफ सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 और ऑफ RBI एक्ट 1934, यानी कि 1934 जो RBI एक्ट है 1934 उसकी क्लोज सी में सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 में जो डेफिनेशन दिया है वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। देखिए कौन कौन से हैं,
चिट फंड कंपनी, a housing finance institution, an authorized person, a payment system operator, a non-banking financial company and the department of posts in the government। यानी कि ऐसे सारे इंस्टीट्यूशन जो क्या करते हैं फाइनेंस में डील करते हैं, उन सब पर इक्वली प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 अप्लाई होता है। जैसे कि चिट फंड कंपनी होगी, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो गया, ऑथोराइज पर्सन हो गया, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर कोई ऐसा ऑपरेटर जो पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करता है, कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनका काम क्या है, सेम क्या बैंक की तरह है, डिपॉजिट भी करते हैं मनी और क्या है लोगों को एडवांस भी कर देते हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसेस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सारी क्या था इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो पीएमएलए एक्ट 2002 के सेक्शन 2 में रखी हुई हैं। नेक्स्ट में हम करेंगे कन्फिक्सेशन और डेडिकेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें जो एक है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है केवाईसी, दैट इज नो योर कस्टमर। आप वो वीडियोस भी जरूर देखिए, मैं आपको इस वीडियो के एंड में उनका लिंक जरूर दे दूंगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू, गुड लक।